Hello everyone, welcome to my channel and welcome to the new series which is सोशल स्टडीज़ सीरीज़ फॉर सीटेट। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इस चैनल पे हम एक नई सीरीज़ लाने वाले हैं जो है सोशल स्टडीज़ सीरीज़ फॉर सीटेट, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ के हर चैप्टर को, ठीक है ना, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का हो, उसे चैप्टर वाइज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है जो शुरू होने वाला है, जिसमें हम 6 क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, वो जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, देखो, हर किसी टीचर का पढ़ाने का अपना ढंग होता है, अपना सलीका होता है, अपना तरीका होता है। ठीक है ना, कि किस तरह से चैप्टर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने जो चाहे एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक कैसे उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, तो हर टीचर का, मैंने कहा कि अपना ढंग होता है, मेरा भी अपना ढंग है। ठीक है ना, मैं चीज़ों को मेरे हिसाब से मुझे क्या बेहतर लगता है कि किस तरह से बच्चे को समझ में आ जाए, किस तरह से इसको हम बाइफरकेट करें, किस तरह से इन टॉपिक्स को डिवाइड करें ताकि एक फ़्लो भी बना रहे और बच्चे के जहन में आसानी से बात पहुँचे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो टॉपिक्स, ये जो चैप्टर का नाम है, इन चैप्टर को ही वर्ड को अलग से डील करेंगे मेरे हिसाब से, जो मैंने समझा है। वेयर को हम अलग से डील करेंगे, हाउ को अलग से डील करेंगे और व्हेन को अलग से डील करेंगे। और जब भी हम इस व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन को पढ़ेंगे तो याद रहे हम सिर्फ इसी चैप्टर तक लिमिटेड रहेंगे। ठीक है ना, विल हैव टू स्टिक टू दिस चैप्टर ओनली, अदरवाइज़ हम भटक जाएंगे। मैंने पहले भी बोला कि हिस्ट्री जो है वो एक समुंदर की तरह है। ठीक है ना, आप जितना इसमें डूबते जाओगे उतनी गहराई आप इसमें मिलती जाएगी। ठीक है ना, तो चूँकि हमारा जो फोकस है वो कोई पीएचडी करना नहीं है, हमारा जो फोकस है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। ऐसा हमारा जो फोकस है, दैट इज़ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, और उसके लिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर व्हाट को लेके क्या बात है, वेयर को लेके क्या बात है, हाउ को लेके क्या बात है और व्हेन का मतलब इस चैप्टर के अंदर क्या है, हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है ना, जैसे व्हाट में मैंने डिस्कस किया है कि हिस्ट्री क्या है, वेयर में प्लेसेस, इस चैप्टर के अंदर जब भी वेयर मतलब कहाँ मतलब कोई जगह, कोई प्लेसेस, तो कौन सी प्लेसेस हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर या इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी जगहों का जिक्र किया गया है जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, उनका एक सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस है, इसलिए उनको स्टडी करना ज़रूरी। हाउ मतलब कैसे स्टडी करें, हम जब हिस्ट्री को जानते हैं तो कैसे जानते हैं, तो मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है जिससे हिस्ट्री को समझा जाए, पढ़ा जाए। और व्हेन जब भी बात आती है तो बात आती है टाइम की। ठीक है, तो हम इस तरह से पहले वर्ड को डील करेंगे, फिर वेयर, हाउ एंड व्हेन, और इस चैप्टर के रिलेटेड ही इन ये जो टर्म्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का इस चैप्टर के अंदर क्या मतलब है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट विच इज़ व्हाट। ठीक है, क्या, तो व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है, किसे आप हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सो जैसा आप सब लोग जानते हैं, हिस्ट्री क्या है, आपका जो बीता हुआ कल है, आपका जो गुजरा हुआ वक्त है, उस वक्त के बारे में जानना, उस वक्त के बारे में समझना। ठीक है, वही हिस्ट्री है, जो हमारा बीता हुआ कल। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर, हर मतलब जो भी वक्त गुजरा उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ, क्या वो हिस्ट्री का पार्ट है? नहीं। मैंने परसों क्या खाया वो हिस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वही पोर्शन, ठीक है ना, हिस्ट्री का वही पार्ट ज़रूरी है। ठीक है ना, जो आपके आज और आपके आने वाले कल
को कुछ बेहतर बना सकता है, जिससे हिस्ट्री की वो चीज़ जिससे आप कुछ सीखते हैं, ठीक है ना, और जिस सीखने से आपका आज और कल बेहतर हो जाता है, उस वो जो हिस्ट्री का वो वाला जो हिस्सा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी एक बात है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज़ द, जब हम पास्ट को एक सिस्टमेटिकली एक स्कीम के साथ हम स्टडी करते हैं प्रॉपर, लेकिन अब पास्ट का, जैसे मैंने बोला, कोई भी पास्ट का इंसिडेंट हिस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं होता, वही इंसिडेंट जो सिग्निफिकेंट हो। और दूसरी बात, कोई कुछ भी कहानी सुना ले पास्ट के बारे में, ठीक है ना, तो वो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनता। हिस्ट्री का हिस्सा वही बनता है जिसका आपके पास कुछ एविडेंस भी हो। तो हम ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। ये ज़रूरी पॉइंट है, ठीक। ऐसे मैं सुनाने को या कोई भी सुनाने को कुछ भी कहानी सुना दे कि ऐसा हुआ था, लेकिन उसका कोई प्रूफ है, उसका कोई एविडेंस है, अदरवाइज़ तो कुछ भी कहानियाँ गढ़ी जा सकती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हिस्टोरियंस जो होते हैं, ठीक है ना, वाइल कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री, ठीक है ना, जब वो हिस्ट्री को लिख रहे होते हैं, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो किस बेसिस पे करते हैं, उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हैं जिसका कोई एविडेंस भी है। सुनी सुनाई बातें काफ़ी नहीं होती, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ठीक है ना। अगर यहाँ तक लिखते हैं तो कंप्लीट नहीं हो जाता है। एविडेंस, जब हम एविडेंस की बात करें तो फिर एक प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। दिस इज हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे हम, तो हिस्ट्री जो है, जनरली हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि देखो, एक प्री हिस्ट्री होती है, एक प्रोटो हिस्ट्री, एंड देन वी हैव हिस्ट्री, ठीक है। अब सब में क्या फ़र्क है? प्री हिस्ट्री मतलब ये वो दौर है जिस दौर का हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री का वो दौर जिसका हमारे पास लिखित में कोई ऐसा लिटरेरी पीस, लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। हिस्ट्री के उस दौर को क्या बोला जाता है? प्री हिस्ट्री, जिस दौर का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। सेकंड आ गया प्रोटो हिस्ट्री। जैसे इसमें आप देखोगे कि हमारी स्टोन एज आएगी, लिथिक एज, स्टोन एज। स्टोन एज जो है हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, हमारी शुरुआत यहीं से हुई है, लेकिन इसका हमारे पास लिखित में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो उस दौर को हम बोलेंगे प्री हिस्ट्री, दैट इज प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब रिटन रिकॉर्ड जो है वो है, रिटन रिकॉर्ड है, लेकिन हम उसे डिसाइफर नहीं कर रहे, हम उसे डिसाइफर नहीं कर, मतलब डिकोड नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स हम उसे पढ़ नहीं पा रहे, समझे आप? मतलब रिकॉर्ड तो है, ऐसी स्क्रिप्ट है जिसका हमें पता ही नहीं, जो हम पढ़ ही नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो उस स्क्रिप्ट का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है, उसमें पढ़ा क्या है। तो ऐसे जैसा दौर जिसमें वो लोग लिखते थे और वो लोग खुद उस दौर के लोग पढ़ते भी थे, लेकिन आज हम जो आजकल के दौर के हम लोग हैं, ठीक है ना, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लिखा हुआ क्या है। उस दौर को क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। इसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है दैट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी, हम इसके बारे में टोटली अलग से पूरा एक चैप्टर है, तब इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि उसकी एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कैसी? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ठीक है, लेकिन हम उसे डिसाइफर
डिकोड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो रिटर्न रिकॉर्ड है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है हिस्टोरियंस के लिए, क्योंकि वो उसे पढ़ ही नहीं पा रहे। तो उस वाले दौर को कहा जाता है प्रोटो हिस्ट्री। फिर आ गया आपका हिस्टोरिकल, मतलब हिस्ट्री वो दौर है मतलब जिसका रिटर्न रिकॉर्ड भी है और जिसे हम पढ़ भी पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा दौर, इसी वाली जो हिस्ट्री जो है उसी को डिवाइड किया गया है एंशंट में, उसके बाद मेडिवल में और उसके बाद मॉडर्न में। गॉट इट? इस सब का हमारे पास रिटर्न है, ठीक है ना। जैसे एंशंट, अर्ली वैदिक से हम शुरू अगर करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास टेक्स्ट है ऋग्वेद, ठीक है ना। उसके बारे में एंशंट हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ चीज़ें, वैदिक एज के बारे में कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री वो यही हमारी हिस्ट्री जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी यही पार्ट है, ठीक है ना। जैसे 6 की हिस्ट्री में आप एंशंट पढ़ोगे, 7th की हिस्ट्री में आप मेडिवल पढ़ोगे और 8th की हिस्ट्री में आप मॉडर्न पढ़ोगे। एंशंट हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? जब गंगा के किनारे पहला किंगडम, जिसे हम मगध बोलते हैं, ठीक है ना, उस किंगडम से, वहाँ जब किंगडम शुरू हुआ, पहला जो राजा बना, ठीक है ना, वहाँ से जो आगे का दौर है उसको हम बोलते हैं एंशंट हिस्ट्री, ठीक है। मेडिवल कब? जब वेस्ट एशियन जो हमारे यहाँ इन्वेड किए, ठीक है ना, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब वेस्ट एशियंस का इन्वेजन हुआ, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले जो था मुस्लिम इन्वेजन, जिसमें मोहम्मद गोरी की बात करते हैं, ठीक है ना, अराउंड एट द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी के आखिर में, 1192 और 97, ठीक है ना, इसके आसपास सबसे पहले इन्वेजन हुआ था। तो इससे पहले भी हुआ था लेकिन वो लूट के चले गए थे। वो जो इन्वेजन है तब वो यहाँ रहना शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो उस 11th सेंचुरी के आखिर से ये वाला दौर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं मेडिवल, ठीक है ना। मुगल्स तक चलता रहा, ठीक है। और मॉडर्न जब यूरोपियंस, ठीक है ना, यूरोपियंस मतलब सबसे पहले कौन से यूरोपियंस आए थे? पोर्चुगल, ठीक है ना, पोर्चुगीज़ लोग, ठीक। तो वो सबसे पहले यहाँ आए थे। तो उनके आने के बाद का जो दौर शुरू होता है उसे हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। ये थोड़ा था बेसिक जो आपका फंडामेंटल्स है हिस्ट्री का, एक टाइमलाइन की हिस्ट्री कैसे कैसे कब कब से क्या थी उसके बारे में आपको थोड़ा सा इतना बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी था। तो वर्ड के अंदर हमने समझा कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री का कौन कौन सा दौर है और हिस्ट्री के जो डिवीज़न है वो किस बेसिस पे है, ठीक है। हो गया ये। अब नेक्स्ट जो हम डील करने वाले हैं दैट इज़ वेयर, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट है वेयर। वेयर का आप लफ्ज़ी माना करें तो कहाँ। जब भी कहाँ की बात आती है तो किसकी बात आती है? जगह, प्लेसेस। तो मतलब वेयर में प्लेसेस की बात। अब इस चैप्टर में अगर आप देखोगे, चैप्टर को पढ़ोगे, तो इसमें कुछ 4-5 जगहों के नाम, कुछ प्लेसेस के नाम मेंशन किए गए। और वो क्यों? वो बड़ी सिग्निफिकेंट जगह हैं, ठीक है ना। वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब एक रेवोल्यूशनरी चेंज हुआ है। अगर हम अपने पास्ट को देखें, अपनी तारीख हिस्ट्री को देखें, कि वो ऐसी जगहें हैं जहाँ से कुछ अजीब व गरीब चीज़ मतलब एक नई चीज़, एक नई शुरुआत उन जगहों पे देखने को मिली है। इसलिए वो जो जगहें हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाती है फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए उन जगहों को इस चैप्टर में जगह मिली है, ठीक है। तो प्लेसेस में सबसे पहला जो प्लेस इसमें डिस्कस किया गया है दैट इज़ सुलेमान एंड किर्थर रेंजेस, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मुझे रफली मैप ड्रा करना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब मैप जैसा भी बने आप उसको जज नहीं कीजिएगा। ये रफली मान के चलो अब इंडिया का मैप, ठीक है। ये जो सुलेमान और किर्थर रेंजेस है ये इस तरफ है,
ये पहाड़ों का एक, ये सुलेमान रेंज और ये किथर रेंज, ठीक है। इसके आगे जाएं तो हिंदू कुश वगैरह इस तरफ आ जाता है साउथ में, ठीक है। तो सुलेमान और किरथर रेंज, ये जगह इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिले, सुराग मिले। और कब? लगभग 8000 साल पहले। ऐसा एविडेंसेस जो मिले, उस एविडेंसेस को स्टडी करने के बाद पता चला कि ये एविडेंसेस तकरीबन 8000 साल पहले के हैं। दैट मीन्स वो वहाँ पे 8000 साल पहले एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी शुरू हो गई थी इस एरिया में, ठीक है ना। और डोमेस्टिकेशन मतलब जानवरों का पालना, ये भी शुरू हो गया था। इसलिए ये जो जगह है सुलेमान एंड किरथर रेंज, ये जगह हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पहली बार एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के सुराग हमें मिलते हैं, एविडेंसेस। दैट्स वाई दिस प्लेस बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि इसको इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आई, जैसे वीट है, बार्ले है, ठीक है ना, इनके सुराग मिले, ठीक है ना। अगर जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर में वहाँ क्या मिले, वीट मिले, बार्ले, इनका सुराग मिला। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले द फर्स्ट ग्राउंड क्रॉप बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा सबसे पहली ऐसी कौन सी क्रॉप थी जो इंसानों ने ग्रो की, ठीक, जिसे इंसानों ने उगाया, तो वो वीट नहीं है, वो बार्ले है। ये पॉइंट सब आपको याद रखने, इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में। द फर्स्ट ग्राउंड क्रॉप बाय ह्यूमंस, इंसानों के द्वारा पहली उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? बार्ले, दैट मीन्स जौ। जबकि वीट के सुराग भी यहाँ पे मिलते हैं। अब डोमेस्टिकेशन में हमने देखा तो शीप है, गोट है, कैटल है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन अगर क्वेश्चन फिर आए कि सबसे पहला जो जानवर जिसे इंसान ने अपने साथ रखा, पालतू जानवर बनाया, तो वो कौन था? वो डॉग था। कौन था? ये भी याद रहे, डॉग। अब इन्हीं बातों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब ये जो इस प्लेस को यहाँ पे डिस्कस करना, आप समझ गए कि क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के सुराग मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। इसकी आपको ये डेट भी याद रखनी है कि कब? 8000 ईयर्स एगो। अगर एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन यहाँ पे मतलब इस एरिया में अगर एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन होगी, तो मतलब यहाँ पे लोग ठहरे होंगे, सेटल्ड कल्टीवेशन होंगे, लोग यहाँ पे बैठते होंगे। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यही वो एरिया है जहाँ पे पहला पहला गांव बसा होगा, ठीक है। तो उसकी मिसाल भी है मेहरगढ़, जो है वो भी इसी इलाके का एक गांव है, इसी के आसपास का। उसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि अर्लीस्ट विलेज, जो एविडेंस के बेस पे हम जिसे मानते हैं, समझते हैं, जिसे हम जानते हैं कि ये गांव होगा, वो भी यहीं पे, ठीक है ना। तो ये एक पहला पार्ट जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली प्लेस सुलेमान एंड किरथर रेंजेस, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ये अभी पाकिस्तान के एरिया में दोनों पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस जो डिस्कस हुआ है वो कौन सा है? दूसरी, दैट इज इंडस रिवर। मैंने बोला था कि जो लोग सीरियस कैंडिडेट होंगे वो पेन कॉपी को साथ में रखते चले जाएंगे,
ठीक है ना, नहीं तो आपको क्या होगा, ये चैप्टर ख़त्म हो फिर आपको लगेगा नहीं यार लिखना चाहिए था, कुछ ज़रूरी बातें थी, फिर आपका जो काम है वो दुगना हो जाएगा, दोबारा से देखना पड़ेगा। इसलिए अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई को लेके, सिलेक्शन को लेके, सीटेट को या जेके टेट को क्वालिफाई करने को लेके, तो आपको पेन कापी, ये पहला एक सबूत है कि यू आर सीरियस अबाउट योर स्टडीज़ इफ़ यू हैव नोटबुक एंड पेन विद यू। ओके, दूसरी जो प्लेस है दूसरी जो जगह जिसका जिक्र हुआ है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज़ इंडस रिवर। अब इंडस रिवर, अब अगर आप देखोगे तो इंडस रिवर लगभग यूँ ऐसे बहता है ना, हमारे यहाँ लद्दाख वगैरह से होके ये आगे पाकिस्तान में जाता है, ठीक है। ये रिवर सिस्टम है, इसमें देखते हो बहुत सारी जो हमारे यहाँ ये बहती हैं मतलब नदियाँ, रिवर्स, जैसे चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, ठीक है ना, ये सब इसमें बहती हैं। तो जो इस सिंधु नदी में जो सब बहती हैं, इसलिए क्योंकि ये सब इसमें जाके मिलती हैं, इसलिए इनको इस इंडस की ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। ट्रिब्यूटरी जो अपना पानी किसी में छोड़ती है, ठीक है ना। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब जो किसी दरिया से एक निकली नदी, ठीक है ना, जो उसका पानी लेके कहीं और जा रही, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी वो हुआ जो उसमें अपना पानी ऐड करे, ठीक है ना। तो ये सब इंडस की क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। तो ये इंडस जो है, इंडस रिवर को इसमें जिक्र किया गया है। अब इंडस रिवर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये एक इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि ये एरिया जो इंडस के आसपास का एरिया था, ये पहला एरिया था। जैसे मैंने बोला कि सुलेमान और किरथर रेंज में पहला गांव बसा होगा, वैसे ये वो एरिया है जहाँ पे सिटीज़ बसी। ये जो इंडस पूरा सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये जो दरिया, ये पूरा सिस्टम, इसके आसपास शहर बसे हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सिटीज़, अर्लीस्ट सिटीज़ बसी। और अगर हम टाइम को देखें तो लगभग 4700 ईयर्स एगो, ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये चीज़ें। लगभग 4700 साल पहले ये सिटीज़ इस इंडस जो रिवर सिस्टम है, इंडस खुद एक दरिया है, उसके साथ साथ बाकी ट्रिब्यूटरीज, इनके आसपास इन नदियों के, इन दरियाओं के किनारे शहर बसने लगे, ठीक है ना। इसलिए मतलब ये वो पहली जगह है जिसके आसपास क्या बचे, शहर बसा, अर्लीस्ट सिटीज। अब क्यों बसा, आपको पता है कि जब भी कोई रिवर बहता है, एक सिस्टम है, ठीक है ना, तो अपने साथ वो काफ़ी सेडिमेंट लेके आता है। सेडिमेंट इन द सेंस रेत, मिट्टी वगैरह सब कुछ पहाड़ों का जो होता है, जो टॉप सरफेस होती है, जो बड़ी फर्टाइल होती है, उसको अपने साथ लेके चलता है पानी। तो पानी जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो जब प्लेन एरियाज़ में पहुंचता है पानी, तो वो जो जमा होता है, उसका सेडिमेंट लेके वो जो आ रहा होता है, वो डिपॉजिट होता है धीरे। जब प्लेन में होता है तो पानी का जो फ्लो है वो धीमा हो जाता है। पानी के फ्लो के धीमा होने से वो जो सेडिमेंट, वो जो मिट्टी होती है, वो धीरे धीरे साइड पे जमा होने लगती। तो क्या होता है कि ये जो नदी है या दरिया है, इसके किनारे जमा होते होते ये मिट्टी जमा हो जाती है और ये एक किस्म का प्लेन एरिया बन जाता है। अब देखो, एक तो मिट्टी आ गई, जमा हो गई, और बड़ी साफ़ सुथरी एक रिफाइंड मिट्टी जो हाईली फर्टाइल है, बहुत जरखेज़ होती है, ठीक है, और साथ में पानी भी अवेलेबल है। तो मतलब पानी भी है और मिट्टी भी है। तो ये जगह जो है बसने के लिए सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत जरखेज़ है, फसल बहुत अच्छी बनेगी, और फसल को चाहिए इसके अलावा पानी, तो पानी भी है। तो दोनों चीज़ें और अच्छी क्वालिटी में मिल रही है आपको, तो वही जगह तो है रहने की। इसीलिए ये जो आप देख रहे हो कि जनरली अगर हम देखें तो रिवर्स जो भी हो, उन्हीं के आसपास लोग बसते थे, ठीक है ना, सेटलमेंट जो थी उन्हीं के आसपास। लेकिन इसके अलावा ये जो एरिया था, इस एरिया, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये वो एरिया था जिसमें सबसे पहले शहर जो थे, सिटीज़ जो थे, इसमें वो सिटीज़ डेवलप हुई। दैट्स वाई दिस becomes important place to discuss in this chapter, इंडस रिवर, ठीक है ना। इसमें आपको एक ये पॉइंट याद रखना है कि इंडस रिवर के आसपास अर्लीस्ट सिटीज़
ठीक है। और यहीं पे इसी के आसपास जो सिविलाइजेशन बनी उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में आप सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, चूंकि इस सिविलाइजेशन को जब डिस्कवर किया गया, एग्जीक्यूशन हुई, उसके बाद खोदा गया वहाँ, तो पहली जगह जो डिस्कवर हुई थी उसको, उस शहर का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। इसी के बेसिस पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है दरिया के नाम पे। और अगर शहर की देखें कि जो सबसे पहला शहर था 1921 में इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। तो वो जो शहर था उसका नाम हड़प्पा था। इस बेसिस पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब ये सिविलाइजेशन कितनी एडवांस सिविलाइजेशन थी अभी डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर आएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी याद रखनी है, ठीक है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है, देखो इंडस, इस मतलब जो ईरान के लोग थे वो इंडस रिवर या इस इलाके को या इस इलाके में रहने वाले लोगों को क्या बोलते थे? हिंदूस। क्या बोलते थे? हिंदूस। कई बार ये भी पूछते हैं। जबकि ग्रीक जो लोग थे, ग्रीक मतलब यूनान के जो लोग थे, वो इन लोगों, इस इलाके, इस दरिया या इन इलाके के लोगों को क्या बोलते थे? इंडोस। इसी से बाद में लफ्ज़ निकला है हिंदू, हिंदूस से हिंदू, ठीक है ना। या एक दूसरा मतलब ये भी ऐसा भी समझा जाता है, या अगर आप इसमें देखोगे कि ऋग्वेद में या संस्कृत में, ऋग्वेद में ही इस नदी का जिक्र है, उसमें क्योंकि ऋग्वेद संस्कृत में लिखी गई है तो उसमें इस रिवर का जो नाम है वो क्या है? सिंधु। क्या नाम है? सिंधु, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा लैंग्वेज के जानकार होंगे तो आपको पता है जो पर्शियन है, मतलब ईरान के लोगों की जो भाषा है उसे पर्शियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो अक्सर सा को ना हा की आवाज़ में बदल देते हैं, ठीक है। आप देखो कि जैसे संस्कृत का लफ्ज़ है हफ्ते के लिए सप्ताह, ठीक है ना। ऐसे तो हम उर्दू में या पर्शियन में बोलते हैं हफ्ता, क्योंकि उर्दू जो है वो पर्शियन से मुतासिर है, ठीक है। तो जो संस्कृत है, संस्कृत में लफ्ज़ होता है वीक के लिए सप्ताह, और वही जो लफ्ज़ है पर्शियन में क्या बोला जाता है? सा को हा की आवाज़ में बदल दिया जाता है, उसे बोलते हैं हफ्ता। वैसे ही संस्कृत में इसको क्या बोला जाता था? इस दरिया और इस इलाके को सिंधु। और पर्शियन लोग जो वेस्ट एशिया को लोग थे वो सा को बदल देते थे हा से, तो वो क्या इसको बुलाने लग गए? हिंदू, ठीक है। तो इसका मतलब जो हिंदू है दैट बिकम्स कल्चरल टर्म, एक जियोग्राफिकल टर्म है। जो लोग भी इस इलाके में रहने वाले थे, ठीक है ना, उनको क्या बोला गया? हिंदू। इसी इंडस से आगे चल के नाम निकला इंडिया। क्या नाम निकला? इंडिया, ठीक है ना। इसी से आगे चल के नाम निकला इंडिया। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि ईरानियन लोग इसको क्या बुलाते थे, ग्रीक क्या बुलाते थे, संस्कृत में इस नदी का नाम क्या है, ये टाइम आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये पहली वो जगह है जहाँ शहर बसे, ठीक है। गॉट इट? ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरा जो डिस्कस हुआ है, साफ हो गया सारा, ओके। तीसरी जो जगह इन्होंने डिस्कस की है, कुछ छोटी मोटी जगह हैं उनको भी हम देखेंगे। एक नर्मदा हो गई, नर्मदा, नर्मदा के साथ विंध्यास साथ साथ में है तो इसको भी लिख लेते हैं। ये माउंटेन है विंध्यास रेंज से। आपको मतलब थोड़े से नॉर्थ में जाओगे ना तो यहाँ एक रेंज है साउथ में, माउंटेन रेंज, जिसको सतपुरा बोलते हैं। यहाँ राजस्थान की तरफ आप देखोगे तो एरावलिस है। यहाँ बीच में एक रेंज है, इसको बोलते हैं
ठीक है ना, इतने इधर नहीं है, इस तरफ ज़्यादा है, लेकिन जो भी ये है विंध्यास रेंज। ठीक है, इन दोनों के बीच में, विंध्यास और सतपुड़ा के बीच में एक नदी बहती है, उसको हम बोलते हैं नर्मदा। क्या बोलते हैं? नर्मदा। अब ये क्यों नर्मदा को यहाँ डिस्कस क्यों किया है? क्योंकि ये वो इलाका है, नर्मदा वो इलाका है जहाँ कौन सी देखे गए, कौन से लोग देखे गए? हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है ना, हंटर्स एंड गैदरर्स, मतलब ये वो लोग थे जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी नहीं, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे। ठीक है ना, ना ही जानवरों को पालते थे। ये वो लोग थे जो शिकार करते थे, या जंगल में जो पेड़ों से फल गिरता था या गिराते थे, या गिरा हुआ इकट्ठा करते थे, या कोई जड़ी बूटियाँ होती थी, कोई रूट्स वगैरह एडिबल रूट्स होते, उनको इकट्ठा करके खाते थे। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये वाला जो एरिया था, नर्मदा के आसपास का एरिया, यहाँ पे ये लोग होते थे। इसलिए ये जगह भी इन्होंने डिसाइड, यहाँ पे इस जगह को भी इस चैप्टर में जगह मिली है, नर्मदा, इसलिए इसको। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन से एरिया में हंटिंग और गैदरिंग जो सोसाइटी थी, हंटिंग और गैदरिंग जो लोग थे, ठीक है, उनके एविडेंस मिले। तो ये इस नर्मदा वैली की बात हम करें कि इस वैली में, नर्मदा के आसपास ये लोग, हमें इनके एविडेंसेस देखने को मिले। गॉट इट? तो दैट्स वाई नर्मदा बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए प्लेसेस में हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी के साथ विंध्यास जो है, ये वाली जो जगह है, ठीक है ना, विंध्यास में भी क्या हुआ कि यहाँ आपको बताइए, यहाँ राइस कल्टीवेशन देखी गई, राइस, सबूत मिले कि यहाँ पे क्या, किस चीज़ की पैदावार होती थी? चावल, धान उगाया जाता था इस विंध्यास के एरिया में। और इसके साथ मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, एक और जगह का नाम है गैरो हिल्स। गैरो हिल्स ये इधर है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, इस एरिया में। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एग्रीकल्चर के क्या मिले? कुछ एविडेंस, कुछ सुराग मिले यहाँ पे। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्या होता है कि जैसे आपको ये तो पता है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर एविडेंस जो थे वो कहाँ मिले? हमें सुलेमान और किरथार के एरिया में मिले। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ही नहीं है, आपका क्वेश्चन है और वो सुलेमान, तो कंफ्यूज हो जाते हो। यही फ़र्क है एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ने में और टॉपिक वाइज पढ़ने में। जब आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हो तो आप जितने नीचे उसके वो दिए होते हैं ऑप्शंस, उन्हीं के आसपास पढ़ के बात ख़त्म करते हो। जब आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ते हो तो आपका जो नॉलेज होता है वो थोड़ा सा उसमें वुसअत पैदा होती है। ठीक है ना, तो गैरो हिल्स आप देख रहे हो आपकी, उसके अलावा विंध्यास में भी एग्रीकल्चर के सुराग मिले, गैरो हिल्स में भी एग्रीकल्चर के सुराग मिले। तो आप वो ऑप्शन में होगा तो आप उसी को करोगे, अगर वो नहीं होगा तो आपको पता है यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी सुराग मिले थे। ठीक है, तो ये कुछ और जगहें हो जाती हैं जो इस वेयर के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा एक और जगह है, उसको भी हम, आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और जगह है, उसको भी हम देखते हैं, गंगा। गंगा रिवर को डिस्कस किया है, और गंगा, ठीक। अब गंगा कहाँ पे है ये मैं आपको बताऊँ। गंगा ये यहाँ फ्लो करती है ऐसे, ठीक है ना, ये है गंगा। ठीक है, अब गंगा को क्यों बताया गया? क्योंकि गंगा वो जगह है जहाँ 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो, पहला किंगडम बना, जिस किंगडम का नाम था मगध। ठीक है ना, जिसका पहले हमारे पास पहला राजा जो बना वो मगध का राजा बना, इसकी पहली एक सल्तनत बनी, एक किंगडम बना। ठीक है, ऑन द साउथ साइड ऑफ दिस, साउथ बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि गंगा के नॉर्थ साइड था वो किंगडम कि साउथ साइड? नहीं, गंगा के साउथ साइड, जिसे आजकल आप बिहार बोलते हो, पटना वगैरह का एरिया। ठीक है ना, उस एरिया में सबसे पहला जो है क्या बना है? किंगडम बना है, और उस किंगडम का नाम क्या था? मगध। तो वो अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी, पहली सिटीज़ जो थी वो कहाँ पे थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु के आसपास में। और यहाँ जो था ये
ये भी एक शहर था, किंगडम था कि मतलब ये भी एक शहर था। कुछ लोग इसको विलेज भी बोलते हैं कि पहला गांव बसा। लेकिन अब क्वेश्चन जब आएगा, जब आपको पूरी समझ होगी तो आपको ये बात पता चलेगी कि अब इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इसमें बेस्ट क्या यहाँ सूट करता है, तो वो आप वहाँ पे करो, मतलब वही ऑप्शन जो है वो टिक करोगे। तो मैं क्या बता रहा था कि ये बाद के शहर, और वो शहर जिसमें पहला क्या बना, एक मतलब एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना और एक किंगडम बनी पहले, जहाँ से हमारी इंडिया की जो है वो हिस्ट्री शुरू होती है। इसीलिए ये गंगा रिवर भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इस जगह को भी यहाँ डिस्कस किया गया है। तो इसमें आप ये याद रखो कि 2500 साल पहले गंगा किनारे एक शहर बसा, या अगर पूरी तरह शहर नहीं तो शहर के करीब, अगर कई बार शहर कहीं ऑप्शन नहीं है तो गांव कहीं डिस्कस है तो आप वो भी इसमें बता सकते हो कि गांव जैसा था, लेकिन जिसका स्ट्रक्चर ऐसा था कि जिसमें पहली बार कोई राजा बना, मतलब एक पहली बार किसी के हाथों में पावर आई, कोई ऐसा मतलब कोई एक ऐसा एरिया बना जिसका कोई मतलब एक समझ रहे हो आप, राजा जिसका बना, जिसके हाथ में एक पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर बना, एक पावर बनी, ठीक है ना। और इस किंगडम का क्या नाम था, मगध नाम था, ठीक है। तो ये थी कुछ प्लेसेस, ठीक है, जो इस चैप्टर में डिस्कस की थी, ठीक है ना। तो जितना बताया मैं उतना ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं इधर उधर भटक रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम स्टिक रहे और आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहे। अब इंटरेस्ट है कि नहीं है, मुझे उम्मीद, ऐसी होप है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी कोशिश के बेस पे ये कह सकता हूँ कि अपनी मेहनत को देख के ये कह सकता हूँ कि आपका इंटरेस्ट होगा। आगे पता नहीं है कि नहीं है, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये हो गया वेयर। वेयर के बाद अब जो डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद था हाउ। हाउ में हमने बोला था कि हाउ कैसे हिस्ट्री को पढ़ें, तो उसमें मतलब होता है सोर्सेज को हमने डिस्कस करना होता है। तो सोर्सेज अगर हम देखें तो जनरली सोर्सेज कैसे होते हैं, देखो, या तो होता है आपके पास हिस्ट्री जानने के लिए, या तो आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट होता है, या आपके पास इंस्क्रिप्शंस होती हैं, एक तरीका है आपका आर्कियोलॉजी का, और आपके पास लिटरेरी सोर्सेस, मतलब कुछ लिटरेरी सोर्सेस मतलब कुछ लिखी हुई कुछ अदब हो। अच्छा, मैन्युस्क्रिप्ट मानो मतलब ही हाथ होता है, स्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई, मतलब कोई भी चीज़ जो है वो हैंड रिटन, जो आपके पास कोई चीज़ मौजूद है उसको हम बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट। अब उस ज़माने में पेज तो थे नहीं, ठीक है ना, पेज बहुत देर बाद चाइना में सबसे पहले इन्वेंट हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जो था वो किस किस्म का था, अगर चीज़ें लिखी जाती थी तो वो पाम लीव्स पे लिखी जाती। उसके बाद जो ट्री का जो बाग होता है ना, जो तना होता है उसका जो कवर होता है जो उखड़ता है, ठीक है ना, उस पे जैसे बर्च ट्री है, ठीक है ना, ये जो बार्क होता था इस पे भी चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले किस पे लिखा जाता था तो उसमें आप ये बताओगे कि पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है। अब इसकी एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि चाहे ट्री हो चाहे लीव्स हो ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और ये वक्त के साथ क्या होती गल जाती हैं, या इनको कीड़े लग जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब अभी तक परसिस्ट नहीं, बहुत कम ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो अभी तक मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत सारे ऐसे थे लेकिन वो क्या हो गए, वक्त के साथ ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना, कीड़ों ने खा लिए, सड़ गए, गल गए खुद से, ठीक है ना। तो इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट जो है इस पे भी उतना ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी जो है इस पे कम है, ठीक, क्योंकि ये जो अवेलेबिलिटी है इसकी वो बहुत कम है। उसके बाद क्या है, इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या था कि जब इंस्क्रिप्शन में आप हम ये कह सकते हैं कि रिटन ऑन हार्ड सरफेसेस, कोई भी चीज़ जो लिखी हो किस पे, किसी सख्त सरफेस पे। अब हार्ड सरफेस क्या हो सकता है पत्थर पे चीज़ें गढ़वाई जाएं, खुदवाई जाएं, है ना, लिखवाई जाएं, ऐसे खुदवा के चीज़ें लिखवाई जाएं पत्थर पे, या कोई मेटालिक प्लेट हो, मेटल की कोई प्लेट हो, कोई तांबा हो, कोई कुछ, उस पर लिखी जाए चीज़ें, तो वो बहुत ड्यूरेबल है, ठीक है ना, उन्हें क्या होने वाला है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। तो मतलब ये जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं, और अभी भी मौजूद हैं। आप देखते हो कि जैसे इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो
अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, अशोका की जो है, ठीक है ना, वो मेंशन, अशोका क्या करता था कि अपने जो भी उसके एम्पायर थे, उसके एम्पायर में जो उसका एरिया था उसमें अलग अलग बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स ऐसे खड़े करता था और उन पिलर्स पे लिखवाया जाता था, ठीक है ना। या तो ये कहा जाता था मतलब कोई मैसेज हो लोगों के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज, वो लिखवाया जाता था। या जब वो जीतते थे अपनी विक्ट्री, ठीक है ना, अपनी बहादुरता के चर्चे वो लिखवाए जाते थे ताकि अपनी मशहूरी हो, ठीक है ना, अपना फेम, नाम, शोहरत कमाई जाए, ठीक है ना, उस वो चीज़ें भी लिखवाई जाती थी। या कोई ऑर्डर्स होते थे, ठीक है ना, वो भी लिखवाए जाते थे इन पे, ठीक है। तो ये उन चीज़ों को क्या बोला जाता था, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना। जैसे हम उर्दू में देखें तो कुतबा बोलते हैं, मतलब कोई भी हार्ड सरफेस पे ऐसी चीज़ें खुदवा के लिखी जाए, ठीक है ना, जो मतलब बारिश वगैरह धूप इससे ख़त्म होने वाली नहीं हो, ठीक है ना, उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इनको पढ़ के भी, मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के भी हिस्ट्री का पता लग सकता है। इंस्क्रिप्शन को पढ़ के भी, हिस्टोरियन जब इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तो उनसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो दौर कैसा था, क्या ऑर्डर्स लिखे हैं, कैसे अपनी तारीफ़ लिखी है, क्या अपनी विक्ट्री के बारे में लिखा है, ठीक है ना। तो जो भी चीज़ें, उनसे भी उस दौर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसके बाद आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है कि जो भी रिमेन्स होता है, पुराने जो गुजरा हुआ जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं या कुछ ऐसे पुराने जो लोग थे, उनका जो बचा खुचा सामान है जो अभी तक सड़ा गला नहीं है, उनसे अंदाज़ा लगाया जाता है उनकी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। जैसे आप देखते हो तो आर्कियोलॉजी क्या होती है कि हर उस मतलब गुजरे हुए कल का जो मतलब पहले लोग थे, उनकी जो चीज़ें हैं बची हुई, उनको स्टडी करके उनका अंदाज़ा लगाती थी, ठीक है ना, कि उस उनको पढ़ के, उनको देख के हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसको समझा जाता है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सब आर्कियोलॉजी से पता चला। जब वो चीज़ें मतलब खोदी गई, शहर के शहर निकले, तो उनका जब देखा, सारा सिस्टम देखा, तो उससे हम ये पता लगा पाए कि वो गांव नहीं थे बल्कि वो शहर थे, इतने मॉडर्न थे, है ना। उनकी गलियों में जो थी लाइटनिंग का सिस्टम था। उनकी गलियों की डायरेक्शन देखो तो ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ थी, जिस तरफ हवाएं बहती थी ताकि वो साफ़ भी हो जाएं, इतने एडवांस। वो लोग जो राशन रखते थे, अपना गोडाउन जो होता था उनका, वो ऊंची जगह पे होता था, ठीक है ना। उनके यहाँ पब्लिक बाथ्स होते थे, उनके यहाँ जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी, ठीक है ना, बिल्कुल टाइल्स से, स्टोन टाइल ढकी हुई, मतलब उससे पता चलता कि वो कितने एडवांस लोग थे। उनके यहाँ सील, स्टैम्प्स वगैरह मिलती हैं, तो मतलब उससे पता चलता कि वो तिजारत करते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तिजारत करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती, ये आर्कियोलॉजिस्ट है, जिसमें पुरानी बर्तन हो सकते हैं, उनको स्टडी किया, ज्वेलरी को स्टडी किया जा सकता है, टूल्स को स्टडी किया जा सकता है, बिल्डिंग को स्टडी किया जा सकता है। इन सब को स्टडी करने के बाद हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये भी एक तरीका है हिस्ट्री को जानने का। उसके बाद लिटरेरी सोर्स, लिखित में जब रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास कोई है या लिटरेचर है किसी दौर का, ठीक है, उस लिटरेचर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त का हालात जो थे वो कैसे थे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल, अगर हम गालिब को पढ़ते हैं तो आपको पता है गालिब उस ज़माने में था जब 1857 का रेवोल्यूशन आया। मिसाल के तौर, आज से 1000 साल बाद कोई अगर गालिब को पढ़ेगा तो वो गालिब के, उसको वो जो लिटरेचर है गालिब का, उससे अंदाज़ा लगा पाएगा गालिब के दौर का, ठीक है ना। तो मतलब वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाएगा, समझ पाएगा कि गालिब का जो दौर था, जिस दौर में गालिब रहता है, वो दौर कैसा था, उस वक्त लोग कैसे थे, उस वक्त हालात कैसे थे, ठीक है। तो उसको हम लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हाउ में, ठीक है। अब इसका जो लास्ट बचता है हमारा व्हेन, ठीक है ना। मैं आपको बताता चलूँ व्हेन में, इसमें उतना मुझे खास दिखा नहीं, बाकी तो व्हेन में जो टाइम्स थे वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन एक चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, एक टर्म आती है BC और एक आती है AD, ठीक है ना। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एंड ये होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना। अब क्राइस्ट कौन है? क्राइस्ट जिसे जीसस भी बोलते हैं या हज़रत ईसा जिसे बोलते हैं,
कुछ लोग यीशु मसीह बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम था, टाइम में जीसस का जो बर्थ था उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस माना गया कि उस बर्थ से पहले का जो टाइम था उसे बिफोर क्राइस्ट बोला गया, कि इससे पहले। तो मतलब हम जैसे बोलते हैं 300 BC, मतलब जीसस के पैदा होने से 300 साल पहले। और एनो डोमिनी मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि मतलब जब ये लॉर्ड, इसे लॉर्ड कंसिडर किया जाता है कि यही मतलब लॉर्ड है, गॉड है, ठीक है। तो इसके ज़माने में मतलब जब ये आया उसके बाद, तो जैसे यहाँ होगा तो 380, मतलब इसके आने के बाद इसी का दौर, यही गॉड है, यही लॉर्ड है, इसका दौर। तो AD मतलब इसके आने के बाद, इसके दौर में। तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो पहले ऐसा लिखा जाता था, लेकिन इसे मॉडर्न जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने बोला कि ये किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से जुड़ी हुई चीज़ है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ हम एक रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन को ही मद्देनज़र रखते हुए हम डेट्स को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने, आजकल के जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ऐसा जाना, ऐसा समझा कि रिलीजियसली न्यूट्रल टर्म होनी चाहिए, कोई ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसमें रिलीजन का जिक्र नहीं हो, कोई न्यूट्रल टर्म हो, ठीक है ना। तो इसलिए BC बदल के क्या हो गया, BCE, और AD बदल के हो गया CE। CE मतलब कॉमन एरा, ठीक है ना, सबका कॉमन एरा। और ये बिफोर कॉमन एरा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही रखा गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से BCE को बदल दिया हमने बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोल दिया कॉमन एरा, ठीक है ना। तो व्हेन में मतलब डेट्स को लेके थोड़ा, आपका जो टेक्स्ट बुक है NCERT की, उसमें इसको लेके थोड़ी बात की हुई है। तो इसलिए मैंने बोला था कि हम चैप्टर से ही स्टिक रहेंगे, तो इसलिए टाइम को लेके मैंने ये थोड़ा सा आपको बता दिया कि बिफोर क्राइस्ट अब जो है उसको BCE लिखा जाता है मॉडर्न हिस्टोरियंस, और AD को अब CE लिखा जाता है, ठीक है ना। जबकि 300 टाइम जो है वो सेम रहेगा, 300 AD जो है उसको 300 CE लिखा जाएगा, 300 BC जो है इसको 300 BCE लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का पहला हिस्ट्री का चैप्टर, ठीक है ना। हमने एक ही लेक्चर में पूरे हिस्ट्री के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब आप इस चैप्टर के अगर नोट्स भी बनाएंगे साथ साथ में, तो ये बड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री है तो भाई इसमें चीज़ें याद रखनी है, फिर भी हम एक कहानी की तरह इसे बता रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें जो हैं ये कुछ कई बार बताना ज़्यादा पड़ता है, ताकि वो चीज़ें बुननी पड़ती हैं। एक कहानी एक ऐसी इस तरह से बताई जाती है चीज़ें, ताकि आपको उनका एक जहन में ना एक वो कहानी जैसी बने, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा भी बताना पड़ता है। तो चीज़ें, लेकिन आपको ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेट्स हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आप देखोगे कि इसको अगर आप नोट्स पे लिखेंगे तो एक ही पेज में आपका एक चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को दोबारा आप देखोगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस पेज को देखना और आपका सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।